If they don't come through, if they want to keep it closed, they are going to lose every power plant and every other plant they have in the whole country. ये डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो देश के सभी पावर प्लांट्स और बची हुई फैक्ट्रियां भी खो बैठेगा। इस बयान के मायने उतने भर नहीं है जितनी आसानी से हमने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके ये बता दिया। ईरान और पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर दुनिया के हर कोने में दिख रहा है, भारत में भी दिख रहा है। सिलेंडर की मारामारी है, कामगारों का पलायन है, फैक्ट्रियों का बंद हो जाना है, एक्सपोर्ट्स पर लगाम है, रुपए का संकट है, जीडीपी गिरने का डर है। ये सब भारत की खबरें हैं। हमारा देश जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, हम मध्यस्थ तक नहीं है इस मामले में। बावजूद इसके हालात सुधरते नहीं बिगड़ते ही दिख रहे हैं। क्या होगा अगले 48 घंटों में? ट्रंप के कहे मुताबिक अगले 48 घंटों में क्या ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध पूरी दुनिया को एक बड़े संकट की ओर धकेलने जा रहा है? अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर दिया तो क्या होगा? ईरान क्या करेगा उसके बाद? और अगर ईरान ने पलटवार किया तो युद्ध का असर कितना बड़ा हो सकता है, जानेंगे आज के शो में। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid, Saluja Gold and Rajnigandha. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस लड़ाई से दुनिया के देशों में कैसी हाय तौबा मची है, सब कुछ तो बताना संभव नहीं है। गूगल पर सिर्फ पाकिस्तान सर्च करके देखिए, वहां के हालात देख करके आप चौंक जाएंगे। ऐसे में ट्रंप महोदय कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो हम ईरान के पावर प्लांट्स पर बम मार देंगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान के नेता कल शाम तक यानी 7 अप्रैल की शाम तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए नहीं माने तो वो ईरान के सभी पावर प्लांट्स को नष्ट कर देंगे। अभी कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी सेना ने ईरान में फंसे अपने एक पायलट को सुरक्षित निकाला था और फिर ट्रंप का ये बयान आ गया उसके बाद। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप धमकियां देने को लेकर के ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, लेकिन समस्या ये है कि भारी नुकसान झेलता ईरान ट्रंप को सीरियसली नहीं ले रहा। ट्रंप की धमकी के बाद भी ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रेशर में आके झुकेंगे नहीं। ट्रंप ने 2 गालियां भी नत्थी की अपने बयान में। एक भड़कीला पोस्ट उन्होंने किया और उसमें लिखा कि ईरान में मंगलवार का दिन पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना नरक बना देंगे। बदले में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने एक्स पर कहा कि आपकी हरकतें अमेरिका के हर परिवार के लिए एक जीते जागते नरक का सबब बन रही हैं। कल ट्रंप ने अपनी इसी पोस्ट में गाली गलौज किया था। हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का टाइम तय किया था, डेडलाइन तय की थी, लेकिन तेहरान अब भी अपने रुख पर कायम है। 15 पॉइंट का प्लान को ईरान ने अतार्किक, इलॉजिकल बताया है। ईरान ने कहा कि उसने अपना कूटनीतिक जवाब तैयार कर लिया है और कहा है कि इसकी घोषणा उचित समय पर की जाएगी। मतलब मानने को कोई तैयार नहीं है। ईरान पर दबाव डाल करके ट्रंप डील करवाना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध से बाहर भी उनको निकलना है। कब तक लड़ते रहेंगे? युद्ध 6ठे हफ्ते में पहुंच चुका है। ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि ये 4 से 6 हफ्ते में सब कुछ निपट जाएगा और वैसा कुछ हुआ नहीं। उनके अपने ही देश में अब उनका विरोध शुरू हो गया है। उनकी सरकार के साथ ही छोड़ करके जा रहे हैं और फिर ट्रंप को युद्ध में खुद को विजेता भी तो घोषित करना है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। इस पर हमने विदेशी मामलों की जानकार और वरिष्ठ पत्रकार नयनिमा बासु से बात की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया है। जो धमकियां ट्रंप दे रहे हैं उनका असर ईरान पर नहीं पड़ रहा है। इस युद्ध में ईरान की लीडरशिप को इजराइल अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। अब वहाँ एक नई लीडरशिप है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ईरान की नई लीडरशिप पिछली वाली से भी ज़्यादा सख्त है। वो धमकियों से ज़्यादा डरने वाले नहीं हैं, इसलिए ईरान को डरा करके ये युद्ध ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसे में अगर बातचीत की टेबल तक नहीं पहुँचती तो आगे क्या होगा? अगर ट्रंप जैसा कह रहे हैं वैसा कर दिया तो स्थिति क्या होगी? सबसे पहली बात तो ये कि क्या अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर गोले नहीं दागे हैं? बिल्कुल दागे हैं। इस युद्ध की शुरुआत ही सिविल नॉर्म्स को तोड़ करके हुई थी। कथित तौर पर अमेरिकी हमले में ही ईरान के स्कूल में 150 से ज़्यादा बच्चियों की मौत भी हुई थी। ये युद्ध की शुरुआत में हुआ था। आज क्या हुआ? ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पास अमेरिका इजराइल ने हमला किया है। एक फ्यूल स्टेशन को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण आस पड़ोस में पेट्रोल की कमी हो गई। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इस हमले से यूनिवर्सिटी की मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। क्या ये सब युद्ध में जायज़ है? बिल्कुल नहीं। ये भी तो सिविलियन पर ही हमला है। दूसरी बात,
अब तक 5-6 हफ्तों के इस युद्ध में एक पैटर्न देखने को मिला है। जिस तरह का हमला ईरान पर होता है, ईरान पलटकर वैसे ही जवाब देता है, उसी मिजाज का। ईरान के खार्ग आइलैंड पे हमला हुआ, बदले में ईरान ने इजराइल के डिमोना में न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ईरान ने कतर की रास लफान गैस फील्ड पर हमला किया और फिर कुवैत के गैस फील्ड पर भी हमला किया। यानी ईरान का हिसाब है कि जैसा जैसा हमला होगा और तैसा जवाब होगा। लेकिन ट्रंप का भी कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप 2.0 में जो कर रहे हैं उनके साथी भी ठीक से समझ नहीं पा रहे। अगर सीज फायर नहीं हुआ तो खीज फायर हो सकता है। ट्रंप खींच करके ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर सकते हैं। ये ईरान के लिए भी बेहद ख़तरनाक हो सकता है और बाकी सबके लिए भी, क्योंकि ईरान पर हमला हुआ तो वो पलटवार करेगा। भले ही उसके संसाधन सीमित हो गए हों, लेकिन हमला तो वो करेगा। और ईरान क्या कर सकता है, ये जानने के लिए हमने जेएनयू के प्रोफेसर जजाति पटनायक से बात की। प्रोफेसर पटनायक की जियो पॉलिटिक्स ऑफ गल्फ में एक्सपर्टीज़ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर अमेरिका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करता है तो ईरान डेफिनेटली इसका पलटवार करेगा। कैसे करेगा, देखिए, पहला आइए कि एनर्जी सप्लाई चेन। आप जानते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतार और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे मिला दीजिए, वर्ल्ड का 20% ऑफ द ऑयल एंड 20% ऑफ गैस वहीं से सप्लाई होता है। और एशियाई कंट्रीज जो है, एशियन कंट्रीज पर्टिकुलरली आपका साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, इंडिया, चाइना, मोस्टली मोर देन 50% ऑयल और गैस वहीं से आयात करते। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी आपका जो स्टैटिस्टिक्स जैसे देख रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर ईरान इसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करता है, किसके ऊपर करेगा? पहले हो सकता है ये प्रहार हो सकता है रास लाफान के ऊपर। रास लाफान जो है आज का दिन में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एलएनजी प्लांट है। ठीक है, वहां से 15 to 20% आपका देखिए ग्लोबल एनर्जी सप्लाई होता है। और सेकेंड प्रहार हो सकता है रास तनूरा है। रासल तनूरा जो है ये वन ऑफ द मेजर आपका जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सऊदी अरब का है। और तीसरा हो सकता है जुबैल पोर्ट, जो कि आपका सबसे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट टर्मिनल है। इसके बाद में अनदर जो सबसे बहुत बड़ा गैस और पेट्रोलियम प्रोजेक्ट है हफ्सान है, वो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ये इसके ऊपर भी प्रहार हो सकता है। तो आप अगर सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, मेरे ख्याल से अगर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रहार होता है तो ये एनर्जी क्राइसिस होगा। दूसरे सेक्टर्स क्या क्या सेक्टर्स बहुत ही वल्नरेबल है, आप देखिए, आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपका जो डाटा सेंटर्स। आज का दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिकली गूगल हो गया, मेटा हो गया, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन वेब सर्विस हो गया, इसका सारा जो रीजनल हेडक्वार्टर्स दुबई में। हो सकता है ईरान अपना रिटेलिएशन में इसको भी कवर में ले सकता है। और इसके बाद आप देखिए बैंकिंग चेन्स, जो अमेरिकन बैंकिंग चेन्स, वो आपका जितने भी मेजर कैपिटल्स है गल्फ में, वहाँ वो प्रेजेंट है। जैसे आपको बता रहा हूँ, जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, सिटी बैंक हो गया, अमेरिकन बैंक्स हो गया, पूरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का वो सेंटर है। तो हो सकता है उसके ऊपर भी ये प्रहार कर सकते हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। यानी ईरान के पास खोने के लिए उतना नहीं है जितना वो सामने वाले का नुकसान कर सकता है। और इस नुकसान का दायरा कितना होगा ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए कि ये युद्ध इंडिया पाकिस्तान जितना सिंपल नहीं है। वैसे तो दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन फिर भी हालात बिगड़ते हैं तो युद्ध का असर अपने अपने तक ही सीमित रहता है। वहीं ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध ने दुनिया की तेल, गैस, फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल सबकी सप्लाई चेन की ऐसी तैसी कर दी है। उस पर भी अगर ईरान की बिजली बंद करने की कोशिश अमेरिका ने की और बदले में, जैसा प्रोफेसर पटनायक ने बताया, कि ईरान ने एनर्जी सेक्टर से लेकर टेक्नोलॉजी तक हमला किया, तो परिणाम डराने वाले हो सकते हैं। पहले देखिए एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन, वहां से 35% यूरिया आयात होता है। अब देखिए चीन हो गया, भारत हो गया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे जो है फर्टिलाइजर्स आयात करते। अगर आप फर्टिलाइजर का जो रेट आज का दिन में 35% बढ़ोतरी हुई है, अगर ऐसे सिचुएशन है तो आपका एग्रीकल्चरल प्राइसेस का रेट मतलब बढ़ोतरी होगी। अगर होती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और उसमें सप्लाई चेन को भी अफेक्ट करेगा,
कैसे? अब देखिए, गल्फ का आज का दिन में सऊदी अरब, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, कुवैत 100 से 200% रेट बढ़ चुका है जो ग्रोसरी का। अभी वहां ग्रोसरी क्राइसिस है, तो इसलिए फूड सप्लाई चेन ग्लोबल होगा। अब देखिए, अमेरिका में आज का दिन में लोग कॉर्न छोड़ के आजकल सब सोयाबीन पे जा रहे हैं, वहां भी फर्टिलाइजर का क्राइसिस है। यूरोप में भी सेम है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये गल्फ अगर ऐसे सिचुएशन जा रहे वार के तरफ फर्दर, तो एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका, उसका पूरा जो एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में देखिए फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया ये मेजर लीडर है किसमें, आपका जो वैक्सीन में, जेनेरिक मेडिसिन में हम मेजर सप्लाई करते हैं ग्लोबल कम्युनिटी को। लेकिन ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कुछ प्रोडक्ट्स होता है, ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो अगर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का कमी होगी तो फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन भी अफेक्ट होगा। अगर सब फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन अफेक्ट होता है तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट होगा। जितना अब तक आपने सुना वही भारत समेत दुनिया भर के देशों को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, पर ईरान के पास और भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जिनका सबसे बड़ा असर यूरोप पर पड़ेगा। अली अकबर विलायती नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनेई के सलाहकार हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान मिडिल ईस्ट में जहाज़ों के लिए एक और अहम रास्ते बाब अल मंदेब स्ट्रेट को निशाना बना सकता है। ये समुद्री रास्ता यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में स्थित है और ये लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर को स्वेज कनाल से जोड़ता है। ये रास्ता ईरान समर्थित हूती लड़ाकों के निशाने पर आ सकता है। हूती लड़ाके यमन से ऑपरेट करते हैं और पिछले हफ्ते इजराइल पर हमला करके इस युद्ध में पहले ही वो शामिल हो चुके हैं। विलायती ने एक्स पर लिखा कि अगर व्हाइट हाउस अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों को दोहराता है तो उसे जल्द ही समझ आ जाएगा कि एक ही संकेत से ग्लोबल एनर्जी और व्यापार की सप्लाई को ठप किया जा सकता है। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट बताती है कि हूती लड़ाकों ने भी नवंबर 2023 से जनवरी 2025 के टाइम ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के प्रोफेसर थॉमस जूनो के हवाले से लिखा कि अगर हूती फिर से लाल सागर में जहाज़ों पर हमला करते हैं तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हूती लाल सागर में समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाते हैं और बाब अल मंदेब को बंद करने की कोशिश करते हैं तो इससे पहले से चल रहे युद्ध का असर और बढ़ जाएगा, खासकर तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों पर, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सबसे ज़्यादा असर एशिया पर है, लेकिन अगर बाब अल मंदेब का रास्ता रोका गया तो यूरोप भी सीधे सीधे लपेटे में आ जाएगा, क्योंकि यूरोप के लिए बाब अल मंदेब व्यापार का एक बेहद अहम रास्ता है। अब तक हमने देखा कि अगर सीज फायर पर बात नहीं बनी तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लाइकली सिनेरियो हैं, लेकिन युद्ध लंबा खिंच गया तब क्या होगा, इस सिनेरियो पर भी बात करेंगे। तो भी खबर कोई अच्छी नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक एडवाइजरी फर्म है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, उन्होंने एक एनालिसिस किया है कि अगर युद्ध 6 महीने तक चलता रहा तो क्या होगा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच गतिरोध बना रहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करीब 6 महीने तक लगभग बंद रहता है तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर ईरान सऊदी अरब और यूएई से गुजरने वाले वैकल्पिक पाइपलाइन रास्तों पर भी हमला करता है और लाल सागर में हूती लड़ाकों के हमले फिर से बढ़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दुनिया भर में तेल की सप्लाई लगभग 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक कम हो सकती है। तेल का स्टॉक भी साल के मध्य तक आधा रह जाएगा और उसके अगले 3 महीनों में ये बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। इसका असर कीमतों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत अगस्त तक करीब $190 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जो 2008 के $147 के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा होगी। और सिर्फ कच्चा तेल नहीं बल्कि डीजल, जेट फ्यूल और शिपिंग में इस्तेमाल होने वाला ईंधन और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इस स्थिति का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। साल के बीच वर्ल्ड जीडीपी घटने लगेगी और पूरे 2026 साल की आर्थिक विकास दर घट करके लगभग 1.4% रह जाएगी। ये बेसलाइन से 1.2% कम होगी। यानी पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने वाली है अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो। सबकी भलाई इसी में है कि ये स्थिति ना आए। जो खबरें सुबह आई थी कि बातचीत चल रही है, उसके सही होने में ही दुनिया की भलाई है। ईरान और अमेरिका को सोमवार को एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया गया जिसमें 45 दिन के युद्ध विराम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की बात
शामिल है। ये प्रस्ताव ऐसे समय आया जब दोनों देश और कुछ मीडिएटर्स 45 दिन के युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं। एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक ये अस्थायी सीजफायर आगे चलकर युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक ये बातचीत पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की के मध्यस्थों के जरिए हो रही है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए भी संपर्क बना हुआ है। खबरें ऐसी भी हैं कि उम्मीद करते हैं कि बातचीत सफल हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और मिडिल ईस्ट जिस त्रासदी को झेल रहा है उससे बाहर निकले। बड़ी खबर में इतना ही, अब बारी है सुर्खियों की। असम में अगले 3 दिनों में चुनाव है, लेकिन सियासत में पाकिस्तान की एंट्री वहां हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 अन्य देशों के पासपोर्ट हैं, यूएई, एंटीगुआ बारबुडा और मिस्र। इन आरोपों पर खुद सीएम हिमंता का पलटवार भी आया। कांग्रेस के आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया। हिमंता का कहना है कि कांग्रेस ने पासपोर्ट से जुड़े जो आरोप लगाए हैं उसका मटेरियल एक पाकिस्तानी ग्रुप से लिया गया है। वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी आजमा। वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं। वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था। उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके कालिए बनाया गया। सेकेंड, जो अमेरिकन कंपनी का नाम बताया, एनीबॉडी कैन बाय पे 20,000 इंडियन रुपीज $199, एनीबॉडी कैन रजिस्टर एनी कंपनी इन दैट स्टेट। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? हिमंता के मुताबिक कांग्रेस ने जो किया वो कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं बल्कि देश के खिलाफ क्राइम है। वो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर करेंगे। इसके साथ ही दावा किया कि पाकिस्तान असम चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले संडे को कांग्रेस ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिल्ली में, दूसरी गुवाहाटी में। दोनों जगह रिनिकी भुइयां शर्मा पर, उनकी पत्नी पर, हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कथित तौर पर 3 पासपोर्ट की फोटो दिखाई। तीनों पर रिनिकी भुइयां शर्मा का नाम लिखा हुआ था। पवन खेड़ा ने रिनिकी की नागरिकता पर सवाल उठाए। पूछा कि एक भारतीय नागरिक के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। ये तो 3 हैं, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। कांग्रेस का आरोप है कि रिनिकी के नाम पर दुबई में कई संपत्ति और एसेट्स हैं। अमेरिका के व्योमिंग में एक कंपनी रजिस्टर्ड है। कांग्रेस का दावा है कि इन संपत्तियों का जिक्र सीएम शर्मा ने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया। कांग्रेस और हिमंता के बीच पासपोर्ट और संपत्तियों को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर ललन टॉप लगातार ग्राउंड से भी कवरेज कर रहा है। इस बीच ललन टॉप की टीम ने गुवाहाटी में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछे थे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली खबर भी पूर्वोत्तर से ही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर लगे आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। आदेश सीधे सुप्रीम कोर्ट से आया है। आरोप लगा है कि सीएम और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को बड़ी संख्या में सरकारी ठेके दिए गए। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई नवंबर 2015 से 2025 तक के बीच हुए टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स के आवंटन
और प्रोसेस की जांच करेगी। सीबीआई को जांच रिपोर्ट 16 हफ्तों में कोर्ट को देनी होगी। इस मामले की शुरुआत 2024 में हुई थी। तब सेव मॉन रीजन फेडरेशन नाम के एक एनजीओ ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की पत्नी और भतीजे की कंपनियों को बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए टेंडर आवंटित किए गए। ये टेंडर सरकारी निर्माण से जुड़े काम के लिए दिए गए थे। याचिका डालने वालों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, याचिका में कहा गया कि पिछले 10 साल में सीएम खांडू के परिवार से जुड़ी 4 कंपनियों को करीब 1270 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके दिए गए। केवल तवांग जिले में ही 188 करोड़ के 31 ठेके पेमा खांडू के परिवार से जुड़े लोगों की कंपनियों को दिए गए। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए थे। बेंच चाहती थी कि राज्य इस बारे में और जानकारी दे। कोर्ट ने तब अरुणाचल प्रदेश सरकार को एक विस्तृत हलफनामा देने को कहा था, जिसमें पिछले 10 साल में सीएम खांडू के परिवार और उनकी फर्म्स को दिए गए सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल मांगा गया था। इसके बाद फरवरी 2026 में हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब चलते चलते पश्चिम बंगाल से जुड़े 2 अपडेट आपको दे देते हैं। पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है। 15 दिन से भी कम समय इसमें बचे हैं, लेकिन अभी तक वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम चल रहा है। फाइनल लिस्ट के बाद कई सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी ट्रिब्यूनल में मामलों को निपटाने का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया कल तक तय कर ली जाए। रिटायर्ड जजों की कमेटी आज बैठक करके नियम तय कर ले। पहले फेज की वोटिंग के लिए अंतिम सप्लीमेंट्री लिस्ट आज रात तक जारी कर दी जाएगी। जिन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं वे वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्हें ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा अपडेट मालदा में हुए जुडिशियल अधिकारियों पर हमले को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा मामले में एनआईए को सभी केस सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में पहले से बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन कुछ पुलिस वालों पर भी गंभीर आरोप है। इस कारण कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए एनआईए को सभी केसेस की जांच तुरंत अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है। इन मामलों की सुनवाई कोलकाता की विशेष एनआईए अदालत में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया है कि वो समय समय पर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। अगली रिपोर्ट इसकी 13 अप्रैल को अगली सुनवाई से पहले दाखिल करनी होगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।